झारखंड में कोरोना का बढ़ता प्रकोप, 17 मरीजों की हुई मौत, कुल आंकड़ा 1,37,000 के पार। रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, कोविड-19 के लिए बनाए गए बेडों का लिया जायजा, अस्पताल प्रबंधन को दिए दिशा निर्देश। और दुमका में गंदा पानी पीने को मजबूर लोग, ग्रामीणों को नहीं मिल रही सरकारी सुविधाएं, मामले में बीडीओ ने आश्वासन देते हुए 15 दिनों में चापाकल निर्माण का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देवघर के वैष्णवी क्लार्क इन होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें आंदोलन का ज्ञान नहीं है। आपको बता दें कि रघुवर दास ने हेमंत सोरेन का आंदोलन आदिवासी और गरीबी का मर्म समझने के लिए अपने पिता गुरुजी से ज्ञान लेने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, रघुवर दास ने मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित बताया है। इस व्यवस्था को किस प्रकार भ्रष्टाचार के दंड। तो देवघर के वैष्णवी क्लार्क इन होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान पूर्व सीएम ने हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत इस बार मधुपुर उपचुनाव में निश्चित है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें आंदोलन का ज्ञान ही नहीं है। आपको बता दें कि रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को आंदोलन आदिवासी और गरीबी का मर्म समझने के लिए अपने पिता गुरुजी से ज्ञान लेने की सलाह भी दे डाली। इतना ही नहीं, रघुवर दास ने मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान बीजेपी की जीत को सुनिश्चित किया। झारखंड में जो मिशनरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को किस प्रकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाकर इसे राज्य में प्रशासनिक अराजकता भी हम सबको देखने का मौका मिला और इसी के कारण, इसी प्रशासनिक अराजकता के कारण आज राज्य में कानून व्यवस्था स्थिति पूरी तरह चरमराई, पूरी तरह ध्वस्त हो गई। जो हमारी सरकार के समय उग्रवाद अंतिम सांसें ले रहे हैं, आज उग्रवाद सर चढ़कर अपराधी गिरोह उग्रवादियों का सरकार का संकोच। तो झारखंड में जो मिशनरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को किस प्रकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाकर। तो वहीं केंद्रीय सरना समिति द्वारा आगामी सरहुल पर्व मनाने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष जगलाल पाहन समेत समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान जगलाल पाहन ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरहुल पर्व कैसे मनाएं इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस बार सरहुल की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। वहीं केंद्रीय सरना समिति के सचिव बबलू मुंडा ने कहा कि राज्यवासी सरहुल मनाएं, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की भी उन्होंने अपील की। ये प्राकृतिक पूजा जो सरहुल है, इसका तैयारी हमारे जितने भी झारखंड के जो जनजाति समाज परिवार है, वो महीनों भर इसका तैयारी लोग करते हैं और लगभग सभी कोई तैयारी कर चुके हैं। और ये सरहुल जो महापर्व है हम लोग का, ये 14 तारीख जो है द्वितीया है, शुक्ल पक्ष को हम लोग का उपवास है और उसी दिन हम लोग का जो नवयुवक होते हैं वो केकड़ा मछली पकड़ेंगे। साथ ही साथ संध्या के समय 14 तारीख को ही पारंपरिक रीति रिवाज के साथ में हमारा जो मुर्गा मुर्गी तपावन के साथ पूजा करते हुए हम लोग जल रखाई पूजा करेंगे। ये प्राकृतिक पूजा जो सरहुल है, इसका तैयारी
झारखंड में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन अपना कहर दिखाने लगा है। लगातार दूसरे दिन में 17 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं साल का सर्वाधिक 2373 संक्रमित भी एक ही दिन में मिले हैं। इनमें सर्वाधिक रांची जिले में 904 मिले हैं। वहीं नए मरीज जो संक्रमित के बाद राज्य में आंकड़ा बढ़कर 1,37,088 हो गया है। इनमें से 1,23,603 फिलहाल डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 1,192 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कुल 12,293 एक्टिव केस हैं। तो कुल आंकड़ा 1,37,000 के पार हो गया और लगातार झारखंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ आज भी कुछ नए मरीजों की यहां पर पुष्टि हुई है। रांची में कोरोना का विस्फोट लगातार देखा जा रहा है और दूसरे स्ट्रेन ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार दूसरे दिन भी 17 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं साल का सर्वाधिक 2,373 संक्रमित भी एक ही दिन में मिले हैं। इनमें सर्वाधिक रांची जिले में 904 मिले हैं। वहीं नए मिले संक्रमित के बाद राज्य का आंकड़ा बढ़कर 1,37,088 हो गया है। इनमें से 1,23,603 फिलहाल डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 1,192 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कुल 12,293 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। कोरोना के दूसरे लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर से प्रवासियों का दूसरे राज्यों से झारखंड आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर रांची पहुंची। आपको बता दें कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन का परिचालन रेलवे की ओर से किया गया है। वहीं रांची स्टेशन पहुंचने पर सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट भी किया गया। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को देखते हुए लगातार यहां पर झारखंड प्रशासन लगातार सतर्क मोड में है और फिर से प्रवासियों का दूसरे राज्यों से झारखंड आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। शुभम, एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है और इसी बीच जो झारखंड आने वाले जो दूसरे प्रवासी लोग हैं वो झारखंड आने लगे हैं, तो ऐसे में तो कोरोना का खतरा और बढ़ जाएगा, लेकिन प्रशासन सतर्क है और इसी कड़ी में कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ है आंकड़े? बिल्कुल, देखिए जिस तरीका से राखी प्रवासी मजदूरों का आना, क्योंकि जिस तरीका से महाराष्ट्र से ये प्रवासी मजदूर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी उनको लाने के लिए, क्योंकि वो अपने घरों को आना चाहते थे। जिस तरीका से पूरे कह सकते हैं जिस कोरोना ने जो दूसरा स्ट्रेन दिखाना शुरू किया है, कोई भी राज्य इससे अब अछूता नहीं है। और महाराष्ट्र में जो बहरहाल स्थिति है वो इतनी दयनीय हो चुकी है और तमाम प्रतिष्ठान और वहां के औद्योगिक क्षेत्र बंद हो गए हैं, जिस वजह से जो झारखंड के प्रवासी मजदूर थे जो पलायन कर महाराष्ट्र गए थे उन्हें वापस लाया गया और हटिया रेलवे स्टेशन पर उनकी कोविड जांच भी की गई है। उसके बाद उन्हें अपने घरों को भेज दिया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीका से 2020 में प्रवासी मजदूर जो झारखंड लौटे थे वही दृश्य 2021 में देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें जिस तरीका से कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, तो प्रवासी मजदूरों के मन में एक डर बैठ गया है कि 2020 जैसी स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो जाए और लॉकडाउन का डर सताने लगा है। इसी वजह से वो महाराष्ट्र से चलकर रांची पहुंच चुके हैं। जी शुभम, जिस तरीके से महाराष्ट्र से रांची लोग लौट रहे हैं तो ऐसे में कोरोना का खतरा और बढ़ जाएगा, तो ऐसे में प्रशासन को और ज्यादा सतर्कता बरतने की यहाँ पर जरूरत होगी। बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से सतर्कता की बात की आपने, प्रशासन अपने तरीके से पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रशासन इन्हीं वजहों से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रवासी मजदूर जो भी ट्रेन से उतरे थे, हालांकि जो भी ट्रेन से अलग जिलों में उतरे थे, लेकिन रांची में 32 प्रवासी मजदूर उतरे थे, उनकी कोरोना जांच स्टेशन पे ही कर ली गई है। वहां पर खुद रांची हटिया रेलवे स्टेशन के DRM नीरज कुमार उपस्थित थे और उनके कह सकते हैं देख रेख में इन चीजों को किया गया। जिला प्रशासन की पूरी टीम वहां पर तैनात थी। लेकिन अब यह देखना होगा कि पहली खेप प्रवासी मजदूरों के वापस पहुंची है झारखंड। अब यह देखना होगा कि आखिर ये कोरोना कितने प्रवासी मजदूरों को झारखंड लाने में अतुल करता है, क्योंकि जिस तरीका से जो कोरोना का आंकड़ा है वो झारखंड में के साथ साथ तमाम राज्यों में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं वजह से पलायन जैसी स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। जी शुभम, जो लोग महाराष्ट्र से रांची लौटे हैं उनमें कोरोना का खतरा ज्यादा है, तो जो अन्य लोग हैं अगर वो उनके संपर्क में आते हैं तो वो भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग वहां से वापस आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने का कोई व्यवस्था वहां पर की गई है?
राजधानी रांची की बात करें तो तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, चाहे वो हटिया रेलवे स्टेशन की बात कर ले, खेलगांव स्टेडियम को बात कर खेलगांव स्टेडियम को पूरा क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। तो पहले जो भी लोग स्टेशन पर पहुंचेंगे उनकी कोरोना जांच होगी RT-PCR और ट्रूनेट के द्वारा। अगर वो कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, अगर वो सुरक्षित है तो उन्हें वापस उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो कह सकते हैं जिला प्रशासन अपने तरफ से पूरी तरीके से तैनात है। अब राज्य की जनता को जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन पलायन जैसी स्थिति कोरोना को देखते हुए एक बार फिर से उत्पन्न हो गई है और 2020 जैसी जो सिलसिला था 2020 में कोरोना को लेकर के प्रवासी मजदूरों का आना और जाना, और प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं क्योंकि उनको डर सता रहा है कि एक बार फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। जी शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पूरे झारखंड में तेज हो गई है और इसी के चलते कई स्कूल कॉलेज के कर्मचारी और छात्र भी संक्रमित पाए गए हैं। और ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए SOP जारी किया है, जिसके तहत 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। वहीं स्कूल कॉलेज बंद हो जाने के बाद एक बार फिर से स्कूल और कॉलेज की ओर से ऑनलाइन क्लास शुरू करवाई जा रही है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई और इसी वजह से सभी स्कूल और कॉलेजों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजों की ओर से फिर से ऑनलाइन क्लास देने का निर्णय लिया गया। वहीं रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई जिस प्रकार से ऑनलाइन चलती थी उसी रूटीन से फिर से क्लासेज होंगी। जैसे चलता था उसी तरह का हमारा सिस्टम है। जो रूटीन से क्लासेस होती थी उसी रूटीन से बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी और जो मिड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के एग्जाम्स ऑनलाइन होते थे वो भी उसी तरह से होंगे और मिड सेमेस्टर के आधार पे ही बच्चों को प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं इस विषय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा ने कहा कि हमारे यहाँ क्लास होते रहे हैं, जिसमें अलग अलग विषयों का अलग अलग शिफ्ट में क्लास करवाया गया है। कई कोर्स 60 से 70% पूरे करवा लिए गए और इसी आधार पर मिड सेमेस्टर का एग्जाम भी ले चुके हैं। यहाँ पर क्लास होते रहे हैं और हम लोग लेते रहे हैं और जहाँ तक चूँकि 3 शिफ्ट में हम लोगों ने क्लास की व्यवस्था की थी, है ना। जैसे मॉर्निंग 7:30 बजे से, जैसे कॉमर्स है, BBA है, BBA है, MBA है, BCA है, या तो MCA है, या तो MSc IT है, या तो माइक्रोबायोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसको 3 शिफ्ट में हम लोग ले रहे हैं। तो और अंग्रेजी अगर विभाग है तो उन लोगों ने कोर्स लगभग आधा से अधिक कर चुका था। वहीं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास से बेहतर ऑफलाइन क्लास होता है। हम लोगों को विषयों को समझने में आसानी होती है। कई ऐसे विषय होते हैं जो ऑनलाइन क्लास से सुलझाए नहीं जा सकते हैं। 3 महीने का सिलेबस 1.5 महीने में कवर करवाया जा रहा है और इससे हम लोगों पर प्रेशर आ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो उस बेसिस पे स्टूडेंट को ज़्यादा समझ नहीं आता है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होता है किसी को मतलब उसमें ज़्यादा परेशानी होता है ना, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रेशर रहता है स्टूडेंट सबका और क्लासेस भी वैसा ही रहता है इसी वजह से। और ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है तो ऐसा में स्टूडेंट थोड़ा सा अपने नॉलेज से भी लिख सकता है। वहीं ऑनलाइन क्लास में होने वाली परेशानियों पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि ओपन क्लासरूम में जिस प्रकार से पढ़ाई होती है उस प्रकार से बच्चों को निश्चित ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लेकिन हमारी प्राथमिकता है बच्चे स्वस्थ रहें और किसी को किसी तरह का संक्रमण ना हो और इसलिए हमने सरकार का जारी आदेश लागू किया है। सुविधा हम दे सकते हैं, दे रहे हैं, लेकिन ओपन क्लासरूम में जैसी पढ़ाई होती है उस तरह से तो निश्चित ही बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन अभी प्रायोरिटी है कि हर कोई स्वस्थ रहे, हमारे यहाँ के हर बच्चे स्वस्थ रहें, किसी को किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, ये देखते हुए हमने अभी सरकार का ये आदेश लागू कर दिया है। इसके अलावा इस बारे में कुछ छात्रों का कहना है कि कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लास ही बेहतर है। रांची में कई स्कूल कॉलेजों में कोरोना संक्रमित मिले हैं, ऐसे में ऑनलाइन क्लास ही सही है। जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा होता, पर ये कोविड महामारी के जो बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया ऑनलाइन, और आशा है कि पिछले बार से जो इस बार की ऑनलाइन क्लासेस होंगे बेहतर होंगे
और छात्र हित में अभी का स्थिति देखते हुए ऑनलाइन क्लास ही उचित है। हाँ, ये शुरू से हमारा मांग रहा है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो तो ऑनलाइन ही परीक्षा लिए जाए। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जो भी अभी चल रहा है पूरे देश के अंदर में कोरोना महामारी का जो सेकेंड वेव एक बहुत विशाल रूप ले लिया है, तो कहीं न कहीं ऑनलाइन ही शिक्षा जो चल रहा है ज़्यादा बेहतर है। ऑफलाइन कराने से महामारी कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। एक ही राज्य के दो अलग अलग विश्वविद्यालयों के फैसले से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों की बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश मंत्री कमलेश राम आज जामताड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने धरने पर बैठे जो महादलित परिवार है उनसे मुलाकात की। आपको बता दें कि ये महादलित परिवार भीमराव अंबेडकर मूर्ति के सामने 11 दिनों से धरने पर बैठा है और इसके साथ ही बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमलेश राम आज जामताड़ा पहुंचे और महादलित परिवार से मिले। इस दौरान नारायणपुर थाना के कालीपत्तुरी ने अपनी बातों को कमलेश राम के सामने रखा। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से खुले आसमान में पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए इस परिवार ने जीवन को दांव पर लगा रखा है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आपसे जानना चाहेंगे कि कमलेश राम मंत्री यहां पर पहुंचे और पूरे परिवार को आश्वासन दिया है कि मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 11 दिन इस धरने को हो गए हैं, आखिर कब तक न्याय मिलेगा इस परिवार को? राखी, बता दें कि लगातार बीजेपी और उसका संगठन इस परिवार को हक और हुकूक दिलाने के लिए लगातार संघर्षरत है और जिला प्रशासन भी उनके प्रेशर पर अब कार्रवाई के मोड में आ गई है। एसडीओ का रिपोर्ट उपायुक्त को मिला है, वैसे ही पीसी की है थोड़ा देर पहले और पीसी में उन्होंने जो भी जितने भी मांगे थी महादलित परिवार के लिए उसको लगभग मान लिया है। वहाँ जो मोटेशन था मोटेशन को रद्द किया है, उसके बाद आपको जो बरनामा था उसको उपायुक्त ने रद्द किया है और इसके पीछे यह भी करना है कि कल जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आ रहे हैं, केंद्रीय अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष देर शाम तक कल पहुंचेंगे, तो उनको भी पूरा जिला प्रशासन को ही जवाब देना पड़ेगा। इस सारा स्थिति देख करके जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है और सबसे बड़ी बात है कि थाना प्रभारी जो नारायणपुर है, जिन पर लगातार आरोप लग रहा था कार्रवाई नहीं किया, उनके कारण पूछा गया है और उनको निलंबित करने का अनुशंसा उपायुक्त जामताड़ा फैज अहमद मुमताज ने एसपी को दी है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे मंत्री कमलेश राम और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो थानाध्यक्ष पर आरोप लग रहे थे उसे फिलहाल निलंबित भी कर दिया गया है और पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं कमलेश राम मंत्री। राजधानी में कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामले और हालात को देखते हुए रांची उपायुक्त छवि रंजन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए गए बेड की संख्या पर नजर रखी और सदर अस्पताल प्रबंधन को कई दिशा निर्देश भी दिए गए और इसके साथ ही जांच की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। मौके पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। नहीं, डीसी से आए थे कि बस जनरल ऐसे जो हॉस्पिटल में आके कि यहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है वो देखने आए थे और इसके अलावा ये भी देखने आए थे कि हम लोग यहाँ पर और कुछ बेड्स बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने उसका जायज़ा लिया है और हमको लगता है कि कुछ बेड्स यहाँ पर हो सकता है कि और हम लोग बढ़ा पाएँ। अभी एग्जैक्ट उसका अभी टोटल देखिए हम लोगों के पास 60 ICU बेड्स हैं और 120 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। तो अस्पताल प्रबंधन को कई दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त छवि रंजन खुद रांची के अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और इस दौरान जो
कोविड के मरीज हैं उनके लिए जो बेड की व्यवस्था की गई है उन पर भी उन्होंने नजर रखी और इसके साथ ही लोगों से फिर एक बार अपील की जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए और इसके साथ ही अस्पताल का जो मैनेजमेंट है उसको भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार मरीजों से यहाँ पालन करवाया जाए और जो लोग जांच के लिए आ रहे हैं उनका भी खास ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसी जो सभी सावधानियां हैं वो बरती जाए। पूरे देश में अब कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें जबरन पुलिस की गाड़ियों में भरकर कोविड-19 की जांच के लिए ले जाया गया। अगर जांच में वह कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें कोविड-19 सेंटर भेज दिया जाएगा, लेकिन मास्क लगाने की जागरूकता अभियान जिला प्रशासन की ओर से बखूबी यहां देखने को मिला। झारखंड सरकार भले ही राज्य में विकास के लाख दावे कर ले, पर इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आती है। जी हां, दुमका जिला स्थित जरमुंडी ब्लॉक के जरताल गांव में ग्रामीण आज भी जोहड़ का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। सरकार की ओर से पहाड़िया जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं, बावजूद इसके उनके पास कोई भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंच रही है। वहीं समाज सेवी धनंजय कुमार सिंह की मदद से ग्रामीणों ने फोन के माध्यम से सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और जरमुंडी बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू को अपनी समस्या सुनाई, जिसके बाद जरमुंडी बीडीओ की ओर से उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि आने वाले 15 दिन के अंदर इस गांव में चापाकल का निर्माण कराया जाएगा। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता सुदीप प्रो गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप प्रो, जानना चाहेंगे कि झारखंड सरकार बेशक दावे कर ले कि विकास हो रहा है, लेकिन जो इस तरीके के मामले और तस्वीरें सामने आ रही है उनसे तो यही समझ में आ रहा है कि योजनाएं तो चल रही है, लेकिन धरातल पर लोगों को इसका जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, ये खबर है दुमका प्रखंड अंतर्गत घोड़ाबाद पंचायत के जरताल गांव की, जहां के ग्रामीण आज भी जोरिया का पानी पीने को मजबूर है, जबकि सरकार कहती है पहाड़िया जनजाति के लोग जो है उनके लिए काफी आपका योजनाएं उपलब्ध कराई गई है और विलुप्त होती इस जाति के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन धरातल में किसी भी तरह की ऐसी तो दिखाई ही नहीं दे रही है कि किसी प्रकार का उनको लाभ मिल रहा है। जी, ग्रामीणों को अब तक किसी भी सरकारी सुविधा का यहाँ लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि मामले में बीडीओ ने आश्वासन तो दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई आखिर कब होगी और जब बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है तो उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती। जी बिल्कुल, वही जब इस खबर की जानकारी धनंजय सिंह समाज सेवी है जिनको मिली तो उन्होंने दूरभाष में सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और जरमुंडी बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू से बात करवाई, जिसके बाद बीडीओ साहब वहां पहुंचे और आश्वासन तो दिया कि 15 दिन के अंदर बन जाएगी, मगर ये बात तो सच है कि मतलब जो हमारे स्थानीय विधायक है जो अभी फिलहाल कृषि मंत्री भी है और वो मतलब किसी भी प्रकार का जो गांव में घटना घट रहा है या पानी का अकाली हो रहा है और अभी गर्मी का समय भी इतना बढ़ गया है कि पानी के बूंद बूंद के लोग तरस रहे हैं। इस पानी नहीं होने के कारण जोरिया का पानी पीने के कारण कई ग्रामीण बीमार ही पड़ रहे हैं। पर ये मंत्री जी को ये चीज देखना भी चाहिए, गांव में घूमना चाहिए और देखना चाहिए, पर वो ये कार्य को नहीं कर रहे हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 15 दिन का फिलहाल आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन ये मामला तो बेहद पुराना होगा, इससे पहले भी अधिकारियों को इससे अवगत करवाया गया होगा, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई है और अब 15 दिन का आश्वासन दिया गया है कि इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लगता है आपको, क्या निर्माण यहाँ चापाकल का किया जाएगा या सिर्फ आश्वासन से ही काम चला दिया जाएगा इस बार भी? देखिए, पहले भी जो सरकार थी, पहले भी जो हमारे विधायक रहे हैं और जो अभी फिलहाल मतलब दोनों विधायक या दोनों सरकार जो भी आई, पहले सरकार और अभी की सरकार, दोनों में से पहले भी ये समस्या से ये जूझ ही रहते, गांव वाले उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी जोरिया का गंदा पानी ही पी रहे थे। पर अभी समय के साथ मतलब जैसे इसकी जानकारी धनंजय सिंह को मिली तो उन्होंने जो बात कराया तो वीडियो साहब और बादल पत्रलेख ने बोला कि 15 दिन का आश्वासन, 15 दिन के अंदर जल मुहैया करा दिया जाएगा। अब देखना यही है कि ये मुहैया कराया जाता है कि नहीं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है लोग और लगातार
कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द चापाकल का निर्माण करवा दिया जाए, लेकिन सरकारी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो वहीं गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नई डांट गांव में संचालित ग्राहक सेवा केंद्र में हुई डकैती की घटना का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। तो फिलहाल